हाय फ्रेंड्स, वीके इंग्लिश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सबके साथ प्री रेफ्लाइट्स पोएट्स जो हैं और जो आर्टिस्ट्स हैं विक्टोरियन एरा के, उनके बारे में मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूं। और आप सब जिस तरह से वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, वॉच तो आ रहा है लेकिन लाइक्स और कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। आप लोग लाइक भी करें और वीडियो आपको पसंद आई या नहीं पसंद आई कमेंट भी करें, या आप को कौन सा मैटर पसंद आ रहा है उसके बारे में आप बताएं और मैं उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप कुछ न कुछ बताएं ज़रूर। आज मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत विक्टोरियन पीरियड के बारे में, प्री रेफ्लाइट पोएट्स जो है वो स्पेशली तो प्री रेफ्लाइट पोएट्स रहेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत विक्टोरियन पीरियड के बारे में भी बताऊंगा। और इससे पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि एज़ यूजुअल मैं आप लोगों के लिए वही 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और बहुत ही बढ़िया तरह से समझाने का मैं प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही आसानी हो समझने में। क्वेश्चंस जो हैं वो लास्ट ईयर एग्ज़ाम बेस्ड हैं, ठीक है। विभिन्न विभिन्न डिफरेंट एग्ज़ाम पर बेस क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सबके लिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आप वीडियो को भली भांति देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो आपको बहुत ही अधिक आप नॉलेज गेन करेंगे। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तुरंत पा सकें, ठीक है। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आज जानेंगे विक्टोरियन पीरियड के बारे में कि विक्टोरियन एरा है क्या, किस समय से किस समय तक विक्टोरियन एरा था, कौन था इसमें, क्वीन कौन थी, कौन इसके किंग थे, क्या क्या हुआ इस एरा में, थोड़ा बहुत इस पर डिस्कस करेंगे। प्री रेफ्लाइट पोएट्स क्या हैं, आर्टिस्ट क्या हैं, या प्री रेफ्लाइट पोइट्री क्या, इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में हम देखेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो विक्टोरियन एरा या विक्टोरियन पीरियड या विक्टोरियन एज स्टार्ट कब हुआ था, तो इसकी दो डेट्स मिलती हैं। एक तो डेट मिलती है 1832 और दूसरी डेट मिलती है 1837, ठीक है। ये दो डेट्स मिलती हैं विक्टोरियन एरा की स्टार्टिंग की, और इसकी एंडिंग की एक ही डेट है 1901। 1901 में विक्टोरियन एरा एंड हो गया था। और विक्टोरियन एरा को लॉन्गेस्ट रेन इन ब्रिटिश हिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक इसी में जो हमारी क्वीन विक्टोरिया थी उन्होंने सबसे अधिक राज किया है। इससे अधिक कोई भी रेन नहीं चला, बाकी रेन हुए सब छोटे छोटे हुए। विक्टोरियन ये सबसे ज़्यादा सबसे लंबा रेन का था। इसमें जो क्वीन थी वो मात्र 18 वर्ष की थी जब वो थ्रोन पर बैठी थी, तब वो मात्र 18 वर्ष की थी। और उनका जो मेजर इंटरेस्ट था हमारी क्वीन विक्टोरिया का, वो ड्राइंग, पेंटिंग और रीडिंग में सबसे ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था। 1840 मीन्स 1840 में जर्मन के एक प्रिंस थे अल्बर्ट, उनके साथ में इनकी शादी हुई थी। और अकस्मात उनके पति का जो है उनके पति एक्सपायर हो गए थे। 1861 में उनके पति का देहांत हो गया था। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो टेनिसन का एक वर्क आया था, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि विक्टोरियन एरा के रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं। उनका एक वर्क आया था इन मेमोरियम 1850 में, जो कि उन्होंने अपने मित्र आर्थर हेनरी हैलम की डेथ पर लिखा था। तो क्वीन विक्टोरिया इस वर्क को पढ़कर बहुत अधिक प्रभावित हुई थी, ठीक है। और इस एरा में बहुत से रिवोल्ट्स हुए, रेवोल्यूशंस हुए, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस एरा में सबसे अधिक हुआ। कार्ल मार्क्स की थ्योरी इसी समय पर आई थी। चार्ल्स डार्विन का जो वर्क है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, वो भी इसी समय पर आया था। हमारे जो मेजर पोएट्स हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ कि वो इस एरा के रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे और बड़े अच्छे अच्छे वर्क लिखे। द लेडी ऑफ सैलॉट, द लोटस ईटर्स, यूलिसस, मोर्टे डी अर्थर, ठीक है। मोर्टे डी अर्थर जो स्टोरी है वो आपके थॉमस मैलोरी जो हैं उनकी पोएम है मोर्टे डी अर्थर, वो इसी पर बेस है। और इन मेमोरियम जिसे पढ़कर क्वीन विक्टोरिया जिसे बहुत अधिक पढ़ा करती थी, ठीक है।
और रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये सब। फिर आपके जो प्री रेफ्लाइट्स थे, दांते गैब्रियल रोसेती और इनके सिस्टर थी क्रिस्टीनिया रोसेती, ये सब आए। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, एसी स्वाइनबर्न, चार्ल्स डिकेन, एलिजाबेथ गैस्कल, बेंजामिन डिज़राइल और विलियम माइकपीस ठाकरे। इनका एक वर्क है द वैनिटी फेयर, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है वैनिटी फेयर। ब्रॉन्टे सिस्टर्स, यहाँ जो 5 सिस्टर्स थीं, शार्लोट ब्रॉन्टे, एमिली ब्रॉन्टे, एन ब्रॉन्टे, और ये इस प्रकार से जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, ये सभी जो हैं बहुत अच्छे अच्छे वर्क आए इनके टाइम पर। और इनके टाइम पर ही ये पोएट्स थे, जो कुछ पोएट्स थे उन्होंने एक टर्म जो है एक अपना ग्रुप बनाया था जिसका नाम रखा था प्री रैफलाइट ब्रदरहुड। ठीक है, प्री रैफलाइट का मतलब ये होता है कि राफेल की पहले, प्री का मीन्स पहले, तो राफेल के पहले की जो पेंटिंग थी उसको ये लोग पसंद किया करते थे। और ये लोग सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे इटालियन जो आर्ट थी 14th और 15th सेंचुरी की, उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। और अर्ली रेनेसा से भी ये प्रभावित थे, जिसे हम अर्ली ट्यूडर पीरियड बोलते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन प्री रेफ्लाइट ग्रुप। प्री रेफ्लाइट ग्रुप में कितने मेंबर्स थे? 12, 18, 8 या 7? तो देखते हैं कितने मेंबर्स थे। प्री रेफ्लाइट ग्रुप में जो मेंबर्स थे वो 7 मेंबर्स थे प्री रेफ्लाइट ग्रुप्स में। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, दूसरा ऐसा कौन सा ग्रुप है या ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें 7 मेंबर्स ही थे? और अगर है कोई तो उसका लीडर कौन है, उसका लीडिंग रोल कौन करता है, या लीडिंग स्पिरिट उस ग्रुप की कौन है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। देयर आर 7 मेंबर्स इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में 7 मेंबर्स थे। दे इंस्पायर्ड फ्रॉम इटालियन आर्ट 14th and 15th century. They appreciated the art of painters, pre-Raphael, late Gothic, early Renaissance, before राफेल की पहली जो पेंटिंग्स थी, जो आर्ट थी, उससे बहुत अधिक इन्फ्लुएंस थे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सेकेंड, वो है द प्री रेफ्लाइट पोएट्स वर मोस्टली इंडेप्टेड टू द पोएट्स ऑफ द, मतलब जो प्री रेफ्लाइट्स थे वो किस एज के पोएट से बहुत अधिक इन्फ्लुएंस थे, इंडेप्टेड थे? प्यूरिटन्स, रोमांटिक्स, न्यू क्लासिकल्स, मेटाफिजिकल। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है? तो ये सबसे अधिक इंडेप्टेड थे रोमांटिक्स के। The pre-Raphaelite poetry's characteristics are very rich and very vast. It focuses on the glorification of art, escape from the darkness and the ugliness of contemporary society, continuation of romantic poetry, and gives a strong conception of scenes and situation, precise delineation, lavish imagery and metaphor। ठीक है, तो इस तरह से इसमें इन क्वेश्चंस में हम जो थ्योरी या आप लोगों को जो सोल्यूशन देते हैं, ठीक है, आप लोगों को ये जो हम सॉल्यूशंस दे रहे हैं, तो ये सॉल्यूशंस अगर आप सभी याद कर लें तो एमसीक्यू तो छोड़िए, यदि आपका रिटन भी एग्ज़ाम होगा ना तब भी आपका प्री रेफ्लाइट बहुत बढ़िया कंप्लीट होगा। ये जितने भी सॉल्यूशंस हैं इनको एक जगह पे राइट नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद में इनको बढ़िया से समझ लीजिए, पूरा एक लॉन्ग आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन्हीं सॉल्यूशंस थे, ठीक है। तो सॉल्यूशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और मैंने एक ये नया तरीका, एक न्यू तरीका जो है इन्वेंट किया। यूट्यूब पर आपको 4 ऑप्शन, 4 भी नहीं देते हैं, क्वेश्चन दिया उसका सीधे आंसर दे दिया, ठीक है। इसमें क्या है, क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, और उसका सॉल्यूशंस भी दिया है। सॉल्यूशन में भी क्या बताया जाता है, किस तरह से है, वो भी इसमें पता चलता है आपको। हु वाज द लीडिंग स्पिरिट इन प्री रेफ्लाइट ग्रुप? प्री रेफ्लाइट ग्रुप का लीडिंग स्पिरिट कौन था? ठीक है, तो विलियम माइकल रोसेती, विलियम होलमैन हंट, डीजी रोसेती, थॉमस वुलनर। देखते हैं कौन है। तो इनका जो प्री रेफ्लाइट का जो लीडिंग स्पिरिट था या जो लीडर था, तो वो लीडर थे डीजी रोसेती सर, ठीक है। और
ये यहाँ पर जो प्री रेफ्लाइट्स हैं जैसे विलियम माइकल रोसेटी, तो इनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर भी दिया गया है। विलियम होलमन हंट का भी दिया गया है, थॉमस बुलनर का भी दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में बहुत बढ़िया तरह से दिया गया, उसी में आपको बताते हैं सबके बारे में। द प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड, इनका जो इन्होंने जब ग्रुप का नाम रखा था तो वो द प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड रखा था। लेटर ने कुछ समय बाद इनको जो है द प्री रेफ्लाइट्स के नाम से जाना गया। वाज अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड आर्ट क्रिटिक्स। ये ग्रुप जो था इसमें पेंटर्स थे, पोएट्स थे और आर्ट क्रिटिक्स थे। फॉर्म्ड इन 1848 बाय 3 रॉयल स्टूडेंट्स, 3 रॉयल एकेडमी, जो रॉयल एकेडमी थी उसके 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने 1848 में इस ग्रुप को डिज़ाइन किया, बनाया, समझा इसके बारे में। पहले थे दांते गैब्रियल रोसेटी, जिनको हम डीजी रोसेटी के नाम से जानते हैं। हु वाज अ गिफ्टेड पोएट, वह एक गिफ्टेड पोएट थे, एज वेल एज अ पेंटर, और एक पेंटर भी थे। विलियम होलमैन हंट, ठीक है, ये दूसरे थे। और थर्ड थे जॉन एवरेट मिलाई, ऑल अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज। ये सब के सब 25 वर्ष के नीचे ही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स कोलिंसन वाज अ विक्टोरियन पोएट और पेंटर। जेम्स कोलिंसन जो थे वो विक्टोरियन पोएट थे या पेंटर थे? तो पेंटर पोएट बोथ ए एंड बी, मतलब पेंटर और पोएट दोनों थे। नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं थे। तो जो जेम्स कोलिंसन थे आपके, वो पेंटर थे विक्टोरियन एरा के। अब इसमें 7 मेंबर्स थे। हर मेंबर्स के बारे में दिया गया है, कौन मेंबर पेंटर था, कौन पोएट था, कौन आर्ट क्रिटिक था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डीजी रोसेटी को। तो डीजी रोसेटी सर जो थे ये पेंटर भी थे और पोएट भी थे, और इनका जो बर्थ डेट है वो 1828 है और डेथ ईयर इनका 1882 है। विलियम होलमंट ये पेंटर थे, 1827 1910। जॉन एवरेट मिलाई ये पेंटर थे, 1829 1896। जेम्स कोलिंसन ये पेंटर थे, 1825 1881। विलियम माइकल रोसेटी ये क्रिटिक थे, आर्ट क्रिटिक थे, 1829 1919। फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफंस एक क्रिटिक थे, 1827 1907। थॉमस वुलनर ए स्कल्पचर भी थे और पोएट भी थे, 1825 और 1892। स्कल्पचर वो होते हैं जो पत्थर को काट कर मूर्ति बनाते हैं, ठीक है। तो आप आराम से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके बहुत बढ़िया करके इसे समझ के आराम से इसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और प्री रेफ्लाइट्स के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए आप इसे शेयर भी कर सकते हैं कि ये 7 प्री रेफ्लाइट्स थे। स्टार्टिंग के जो 3 हैं, ठीक है, डीजी रोसेटी सर, विलियम होलमैंड सर और जॉन एबर्ट मिलाई, ये 3 लोग स्टार्टिंग में थे, ये 4 लोग बाद में इस ग्रुप में आकर जुड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पोएट वाज मोस्टली क्रिटिसाइज्ड बाय द प्री रेफ्लाइट्स। प्री रेफ्लाइट्स ने सबसे ज़्यादा किस पोएट को क्रिटिसाइज़ किया है, सबसे ज़्यादा किस पोएट की आलोचना की है? मैथ्यू आर्नोल्ड की, रॉबर्ट ब्राउनिंग की, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, एसी स्वाइनबर्न की। ये चारों जो पोएट हैं ये विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं, विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं चारों पोएट। देखिए, विच पोएट वाज मोस्टली क्रिटिसाइज्ड बाय द प्री रेफ्लाइट्स, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे इनको प्री रेफ्लाइट्स ने बहुत अधिक क्रिटिसाइज़ किया, जबकि ये इनके कॉन्टम्परेरी थे, ठीक है, क्योंकि इनका एरा भी यही था। मैथ्यू आर्नोल्ड का 1822, 1888 इनका, 1812, 1889 इनका, 1801, 1892 इनका, 1837, 1901। और हमारा जो विक्टोरियन एरा स्टार्ट कब हुआ? 1832 से 901। तो ये सब के सब इसी में आ जाते हैं, तो ये सब विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते थे। In 1848, at the peak of British industrialism and urbanization, the pre-Raphaelites artists founded a movement which revolted against contemporary academic art. The list did not only include medieval, Renaissance, Romantic, but also with the contemporary Victorian A.L. Tennyson. 1848 में जब ब्रिटिश में उद्योगवाद ज़्यादा बढ़ रहा था, शहरीकरण हो रहा था,
उस समय पर प्री रेफलाइट्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम ही इन्होंने रखा था प्री रेफलाइट्स ग्रुप ब्रदरहुड। ठीक है, इन सब लोगों ने मेडिवियल को, रेनेसां को, रोमांटिक आर्टिस्ट, इन सब को बहुत ही अधिक क्रिटिसाइज किया। और इसके साथ साथ में इन्होंने अपने जो कंटेम्पोरेरी थे विक्टोरियन अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, उनको भी क्रिटिसाइज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑथर कॉल्ड वन ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ द प्री रेफलाइट्स ब्लास्फेमस। मतलब प्री रेफलाइट ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसको किसी ऑथर ने ब्लास्फेमस बोला था। तो वो कौन है? चार्ल्स डिकेंस है, जॉन मिल्टन है, विलियम शेक्सपियर है, क्रिस्टोफर मार्लो है। तो कौन है इसमें? तो इसमें दिया गया है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस ने प्री रेफलाइट के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग को चार्ल्स डिकेंस ने ब्लास्फेमस कहा था। जॉन मिल्टन आपको पता है प्यूरिटन है, चार्ल्स डिकेंस वो तो आपने देख ही लिया, विलियम शेक्सपियर, एलिजाबेथान, क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथान से बिलोंग करते थे। द पिक्चर ऑफ क्राइस्ट एज अ चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स, मिलाई यूज्ड हिज सिस्टर इन लॉ एज द मॉडल ऑफ मैरी एंड चार्ल्स डिकेंस कंसिडर हर टू बी अगली। मिलाई ने एक पिक्चर बनाई थी, जॉन एवरेट मिलाई ने जीसस क्राइस्ट की, उनके बचपन की, उनके माता पिता के साथ में। तो मदर मैरी का मॉडल बनाना था, तो मदर मैरी का बनाना था पिक्चर, तो उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ का पिक्चर बना दिया था जिसे चार्ल्स डिकेंस ने अगली कंसीडर किया था। इसीलिए इस पेंटिंग को उन्होंने ब्लास्फेमस नेम दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाई डिड दी ब्रदरहुड यूज द इनिशियल्स पीआर। ये लोग अपना पीआरबी इनिशियल यूज किया करते थे। देखिए सभी अपना यूज़ करते हैं, एक टाइप का लोगो मान के चलिए। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नीचे लिख के रखा है वीके इंग्लिश क्लासेज, इसी प्रकार से सभी अपना जो है एक लोगो लिया करते थे। ये लोग कोई पेंटिंग बनाया करते थे तो उसकी पेंटिंग में कहीं ना कहीं पर ये लोग अपना ये पीआरबी इतना लिख दिया करते थे, मतलब प्री रेफलाइट ब्रदरहुड। ठीक है, तो ये क्यों लिखा करते थे? टू सेव देम हैविंग टू सेव प्री रेफलाइट ब्रदरहुड, मतलब प्री रेफलाइट नाम को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए। बिकॉज इट लुक टू गुड ऑन स्टेशनरी, क्योंकि ये स्टेशनरी मतलब पिक्चर इत्यादि पे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए लिखा करते थे। बिकॉज दीज वर सम ऑफ द लेटर्स इन देयर फर्स्ट नेम्स, क्योंकि इनके नाम के कुछ अक्षर मिला करते थे। या फिर टू कीप दिस सोसाइटी सीक्रेट, मतलब सोसाइटी के रहस्यों को रहस्य रखने के लिए। तो किस लिए लिखा करते थे? तो ये लोग लिखा करते थे टू कीप द सोसाइटी सीक्रेट। द पीआरबी इंटेंडेड टू कीप द एक्सिस्टेंस ऑफ द ब्रदरहुड सीक्रेट फ्रॉम members of the Royal Academy. This is an engraving of a Royal Academy summer exhibition at its original home in Somerset House in London. प्रिंस अल्बर्ट का भी मैंने आप लोगों को जिक्र किया था, प्रिंस अल्बर्ट के बारे में। ये हमें इसलिए याद आ गया क्योंकि ये जब अपना कोई भी पिक्चर बनाते पेंट किया करते थे, पेंटिंग कंप्लीट किया करते थे, तो उसका एग्जीबिशन भी तो करना पड़ता था। ठीक है, प्रदर्शनी भी तो करनी पड़ती थी। तो ये प्रदर्शनी किया करते थे। इनका एक होम था सोमरसेट हाउस इन लंदन में। लंदन में इनका एक प्लेस था जिसका नाम था सोमरसेट हाउस, वहाँ पे एग्जीबिशन किया करते थे। विक्टोरियन एरा में प्रिंस अल्बर्ट ने सबसे बड़ी, सबसे महान ग्रेटी एग्जीबिशन इन्होंने क्रिस्टल पैलेस में अरेंज करवाई थी, और क्रिस्टल पैलेस को डिज़ाइन किया था जोसेफ पैक्सटन। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। प्रिंस अल्बर्ट ने सबसे बड़ी क्रिस्टल पैलेस में एग्जीबिशन लगवाई थी, और ये क्रिस्टल पैलेस डिज़ाइन किया था जोसेफ। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर कुछ एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो हो सकता है इस बार आपके काम आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्री रेफलाइट्स मेड अ कोडेड अनाउंसमेंट ऑफ देयर न्यू मूवमेंट एंड पब्लिश्ड अ पीरियडिकल कॉल्ड व्हाट। प्री रेफलाइट ने एक पीरियडिकल अपना बनाया था, उसका नाम क्या था वो हमें बताना है। द बग, द जर्म, द पर्ल, द डायमंड।
इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन वाले नाम वहाँ पर भी देते हैं और मैंने भी वैसे ही नाम ढूंढ के रखे हैं, ठीक है। कंफ्यूजिंग इसमें एक और नाम आ जाता है, ठीक है, लिखा जाए अगर तो लिख सकते हैं जम। इसमें आप लोग ये जर्म है, ये जम है, ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि इसका क्लियर आंसर जर्म ही है। जो प्री रेफ्लाइट्स ने जो पीरियडिकल इशू किया था उसका नाम द जर्म था। द जर्म वाज नॉट सक्सेस, जर्म जो था बहुत अधिक सक्सेस नहीं हुआ, ओनली सर्वाइविंग, ये केवल सर्वाइव ही कर सका फॉर 4 इशूज, और वो भी सिर्फ मात्र 4 इशूज में, बिटवीन जनवरी से अप्रैल, मतलब जनवरी और अप्रैल के बीच में ये सिर्फ 4 बार इशू हुआ 1850 में। दिस इज एन इलिस्ट्रेशन बाय होलमैन हंट to Thomas Woolner's poem My Beautiful Lady and it was published in the first issue of the Germ। द जर्म में पहली बार थॉमस वुलनर की पोएम आई थी माय ब्यूटीफुल लेडी। बस इतना याद कर लो जम के बारे में, इतना आपको बहुत याद हो गया। जम कब आई थी? 1850 में, ठीक है। अब इसमें पहली पोएम किसकी पब्लिश हुई? थॉमस वुलनर की। पोएम का नाम क्या था? माय ब्यूटीफुल लेडी। प्री रेफ्लाइट्स ने कौन सा पीरियडिकल चलाया? द जम चलाया। इसमें ये कितने इशूज़ में आया? ये 4 इशूज़ इसमें सिर्फ आए थे। किस मंथ से किस मंथ के बीच ये चला? जनवरी से अप्रैल के बीच चला, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन तो इसमें निकाले जाते हैं। तो ये सब इसमें क्वेश्चन ही तो बने 1 2 3 4 5, ये मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से ही निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से अब भी मैं यहाँ पर 50-50 60-60 क्वेश्चन लेके आऊँ, ठीक है, तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना सिर्फ 10 में आता है। 10 में अगर आपको 50 मिलते हैं तो अच्छी बात है, 50 में से 10 मिलें तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो जहाँ पे कम से ज़्यादा मिले वो अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडल फॉर द पेंटिंग बाय रोसेटी वाज द वाइफ ऑफ विलियम मॉरिस, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पेंटिंग? पेंटिंग मतलब विलियम रोसेटी ने, सॉरी, डीजी रोसेटी ने एक पेंटिंग बनाई थी विलियम मॉरिस की पत्नी की। तो उसमें उस पेंटिंग का उन्होंने नाम क्या रखा था? उस पेंटिंग का नेम क्या था? तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पेंटिंग? तो उस पेंटिंग का नेम था द पॉन्डरिंग, द वंडरमेंट, द थॉटफुल डे, द डे ड्रीम। इन 4 में से कोई एक नाम होना चाहिए, तो नाम था द डे ड्रीम। इट वाज इनिशियली इंटेंडेड टू बी नेम्ड मोना प्रिमवेरा। इसको वास्तविकता में तो नाम देना चाहते थे मोना प्रिमवेरा, लेकिन इसे नाम क्या दे दिया? द डे ड्रीम, ठीक। और इसमें एक और चीज़ दी गई, द हनी सकल इन हर हैंड वाज अ लव टोकन एट दैट टाइम, ठीक है। तो उस समय पर जब किसी के हाथ में एक हनी शकल टाइप का कोई होगा, कुछ खाने वाला पदार्थ या कुछ भी, तो वो जब किसी के हाथ में होता था उसे ये लव का टोकन माना जाता था, ठीक है। तो ये बात, वो ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। इन विक्टोरियन एरा भाट वाज अ लव टोकन। इन विक्टोरियन एरा भाट वाज अ लव टोकन। विक्टोरियन एरा में लव टोकन क्या था? द हनी शकल, ठीक है। तो द हनी शकल ये एक लव टोकन माना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हु पेंटेड ओफिलिया? ओफिलिया को किसने पेंट किया था? अ कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर के एक प्ले से एक कैरेक्टर लिया गया है ओफिलिया। इसको किसने पेंट किया था? जॉन एवरेट मिलाई ने, जेम्स कोलिंसन ने, थॉमस वुलनर ने, नन ऑफ दीज ने। नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई नहीं। हु पेंटेड ओफिलिया, सॉरी, हु पेंटेड ओफिलिया, अ कैरेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले। तो जॉन एवरेट मिलाई ने जो है ओफिलिया की पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। ओफिलिया इज अ पेंटिंग बाय ब्रिटिश आर्टिस्ट सर जॉन एवरेट मिलाई। ओफिलिया पेंटिंग किसने बनाई? सर जॉन एवरेट मिलाई ने। सर जॉन एवरेट ने विलियम शेक्सपियर के प्ले से किस कैरेक्टर की पेंटिंग बनाई? तो ओफिलिया की पेंटिंग बनाई। कब बनाई? 1851 और 52 में बनाई। कलेक्शन क्या था? कौन से कलेक्शन में आई? तो टेट ब्रिटेन लंदन वाले कलेक्शन में आई, ठीक है। जिस प्ले से बनाई उस प्ले का क्या नाम था? तो वो विलियम शेक्सपियर का प्ले था जिसका नाम था हैमलेट, ठीक है। और सिंगिंग बिफोर सी ड्रोन इन अ रिवर, ठीक है, पिक्चर किस समय बनाई? तो जब वो सिंगिंग कर रही थे, मतलब गाने से पहले सी ड्रोन इन अ रिवर, वो डेनमार्क के एक रिवर में डूबी। तो इस तरह से आपको इसमें कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। और रही बात विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर
यदि इम्पोर्टेंट इनके वर्क्स देखे जाएँ तो HOKM, ये 4 वर्क इनके बहुत अधिक इम्पोर्टेंट, वैसे हैं तो इनके बहुत, लेकिन ये 4 वर्क कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। सॉरी, मैं स्लाइड को थोड़ा सही कर लूँ, 1 मिनट। स्लाइड कंप्लीट आ गई। हाँ, तो इनके जो विलियम शेक्सपियर के जो वर्क हैं HOK और M, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क हैं। वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए विलियम शेक्सपियर ने 37 वर्क्स लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखी हैं और 154 सोनेट्स लिखी हैं, 152 सोनेट्स डार्क लेडी को लिखी हैं और एक और लेडी हैं, इस समय ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों को ये बताना है जो लास्ट 2 सोनेट्स हैं वो उन्होंने किसके लिए लिखी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एक ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन शायद दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में बताया था। क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा ग्रुप या टर्म है जिसमें 7 राइटर्स या पोइट्स या ऑथर्स हैं, ये वो क्वेश्चन हो गया। और उसका हेड कौन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि प्री रेफलाइट आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 7 मेंबर्स हैं, ठीक। ये रोमांटिक से ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। लीडिंग स्पिरिट DG रोसेती, मतलब दांते गैब्रियल रोसेती, ठीक है। और कितने कौन कौन से थे आप पूरी जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा याद कर सकते हैं। क्रिटिसाइज किसने प्री रेफलाइट ने सबसे ज़्यादा किसको क्रिटिसाइज किया? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को, जो कि उनके कंटेम्परेरी थे। ब्लास्फेमस किसने कहा? चार्ल्स डिकेंस ने। ब्लास्फेमस को बस ध्यान रखेंगे, चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। बस ये पूछ सकता है कि इस पिक्चर में क्या बनाया, तो क्राइस्ट एज अ चाइल्ड विद हिज पेरेंट्स, क्राइस्ट की तस्वीर बनाई थी एक बचपन के रूप में, ठीक है। और ये क्या चाहते थे? टू कीप द सोसाइटी सीक्रेट चाहते थे। पीरियडिकल इनका कौन सा है? जम है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो रोसेटी सर ने पेंटिंग बनाई थी, ठीक है, उसका नाम द डे ड्रीम रखा गया था, बस। और उसके बाद में ओफिलिया करेक्टर है, तो मैंने आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से अभी समझाया है, ठीक। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। हर क्वेश्चन से आप सिर्फ 5 क्वेश्चन ही काउंट करें, फिर भी आपके 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि इंटरेस्टिंग है इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर को हमें बहुत ही डीप नॉलेज लेना पड़ेगा। लर्न बाय हार्ट, आप लोगों ने फ्रेज पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, लर्न बाय हार्ट, ठीक है। कंठस्थ करना, कंठ में स्थित करनी पड़ेगी इसे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और डिस्कस करते रहें हर चीज़ के बारे में, ठीक है। और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, ये छोटी सी जो घंटी बनी रहती है इस तरह से, सॉरी हमसे नहीं बन पाएगी, इस घंटी को आप प्रेस कर दें, ठीक है। ये वाली घंटी नहीं है जो उसमें बनी है, उसको प्रेस करना, ठीक है। धन्यवाद।